नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। अच्छा, बढ़िया। तो कल आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर तक कर लिया था, उसके क्वेश्चन गोले कर लो। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन कर लिए ना आप लोगों ने, जितने भी चैप्टर के, तो वहाँ की सारी समस्या आप डाउट में गोले कर लो। जो जो नहीं समझ आ रहा उनको अपन 1-2 दिन में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, सब लोग ठीक हो, स्टार्ट कर दें। आगे वाला टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र। ऐसे पहले तो ये समझ सकते हो, दृढ़ बॉडी, एक छोटा सा पॉइंट, दृढ़ पिंड। क्या होता है दृढ़ पिंड? थोड़ा सा यदि आप लोग देख के बताओ, दृढ़ पिंड क्या होता है, यदि थोड़ा बहुत आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है तो। दृढ़ पिंड का मतलब ये होता है ऐसा पिंड जिसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव अपरिवर्तित रहे। जिसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। वो क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। बात क्लियर हुई? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि अपरिवर्तित रहे तो क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड। अब मान लो ये मार्कर है, इसमें यदि कोई भी 2 पॉइंट आप पकड़ो और दोनों के बीच की दूरी क्या रहती है? अपरिवर्तित हो, तो वो दृढ़ पिंड है। अब ऐसे आपने यदि बल लगाया, कोई परिवर्तन नहीं आया इसकी स्थिति में, इसका मतलब ये क्या है? दृढ़ पिंड है। अब एग्जैक्ट तो इसमें थोड़ा बहुत तो क्या पता फर्क आता होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप इसको मान सकते हो दृढ़ पिंड है, ठीक है। तो दृढ़ पिंड के अंदर यदि बात क्लियर होगी, दृढ़ पिंड के अंदर ये मान लो कोई बॉडी है, पिंड है, इनके बीच में 2 बिंदु, ए बिंदु और बी बिंदु ले लिया आपने, और दोनों के बीच में यदि आप इसको आगे चलाओगे, आगे क्या किया? चलाया। आगे चलाया तो आप लोग देखोगे जैसे सेम वही सिचुएशन है। ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और ठीक सामने कोई बंदा भी बैठा है। ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, ठीक सामने कोई बंदा बैठा है, तो आप लोग, ट्रेन चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरण गति। कौन सी बोलते हैं? स्थानांतरण गति हो रही है। लेकिन सामने वाला तो आपके सापेक्ष स्थिर है, सामने वाला बंदा आपके सापेक्ष स्थिर है। तो दृढ़ पिंड के अंदर इस बिंदु के सापेक्ष ये बिंदु स्थिर नज़र आएगा ना आपको, और ये बिंदु आपको देखेगा तो आप इसको स्थिर नज़र आओगे। कहने का मतलब दृढ़ पिंड के अंदर 2 बिंदुओं के मध्य भले ही ये पूरा सिस्टम चल रहा हो, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच में स्थानांतरण गति नहीं होगी। नहीं होगी ना? स्थानांतरण गति कैसे होगी? कितना भी आगे चला जाए ट्रेन, कितनी भी आगे चला जाए, ट्रेन पूरी चल रही है, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित है। बात क्लियर? लेकिन यदि आपने इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमाया, इस रोड को, छड़ को ऐसे घुमाया, तो आप देखोगे ये आपके सापेक्ष ओमेगा से घूम सकता है। ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो सकता है? घूम सकता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? किसी भी दृढ़ पिंड के अंदर स्थानांतरण गति संभव नहीं है, लेकिन घूर्णन गति संभव है। ठीक है ना? गति का मतलब अपने को एक बात क्लियर रखो कि सापेक्ष ही बात करनी है। आप ऐसे नहीं ट्रेन के बाहर कोई लड़का खड़ा है उसके सापेक्ष देखना है, जिस पॉइंट के सापेक्ष आपको देखना है गति वहीं से करनी है आपको, सापेक्ष नाम। तो इस बिंदु के सापेक्ष ये आगे नहीं चल सकता, लेकिन घूम तो सकता है चारों तरफ इसके। तो क्या ध्यान रखो, फटाफट लिखो, 2 बातें लिखो। दृढ़ पिंड के अंदर 2 बिंदुओं के मध्य स्थानांतरण गति नहीं हो सकती, लेकिन घूर्णन गति हो सकती है। घूर्णन गति होती है, हो नहीं सकती, होती है। 2 बिंदुओं के मध्य घूर्णन गति होती है। ठीक है, नोट कर लिया? याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तो याद रह जाएगा। कहने का मतलब 2 बिंदुओं के बीच में दृढ़ पिंड में यदि पूरा सिस्टम गतिशील है तो स्थानांतरण गति हो सकती नहीं, लेकिन उन किसी एक के सापेक्ष दूसरे की घूर्णन गति हो सकती है। याद रह जाएगा। चलिए, तो अपने को इसके अंदर कुल मिला के
घूर्णन गति के बारे में ही चर्चा करनी है। क्या करनी है? घूर्णन गति ही करानी है। क्लियर? तो आप लोग घूर्णन गति के बारे में हेडिंग लगाओगे। अपना मेन जो टॉपिक है वास्तव में क्या है? घूर्णन गति है। आप लोगों ने कहाँ तक अध्ययन कर लिया? यदि थोड़ा ध्यान हो आप लोगों को तो वर्तीय गति, स्थानांतरणी गति, ये सारी बातें पढ़ ली ना आप लोगों ने। अब घूर्णन गति, किसी एक्स के सापेक्ष आपको घुमाना है। चलिए अब पहला पॉइंट लिखो, घूर्णन गति के अंदर द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा दूँगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र एक आप बोल सकते हो गुरुत्व केंद्र, एक होता है द्रव्यमान केंद्र। चलो पहले द्रव्यमान केंद्र बताओ थोड़ा सा। द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है सीधा सा, कोई एक ऐसी बॉडी, कोई एक ऐसा पिंड जिसका पूरा द्रव्यमान किसी एक बिंदु पे केंद्रित मानो। कोई एक ऐसी पिंड जिसका पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पे केंद्रित माना जा सके। पूरा द्रव्यमान उसके किसी एक बिंदु पे केंद्रित माना जा सके। क्यों? तो इसके लिए फटाफट 2 लाइन नोट कर लो। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु जिस पे पूरे द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। ठीक है? या ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष पूरी बॉडी या पूरा पिंड घूम सके। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु जिस पर पूरा द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके या पूरे कण पूरे कणों को उस बिंदु के सापेक्ष घूर्णन गति कराई जा सके। ठीक है? ये द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा छोटे से शब्दों में नोट कर लिया अपने में। अब देखो द्रव्यमान केंद्र अपन ऐसे माने 3 टाइप से अपने को पढ़ना है। एक तो होगा जब बिंदु मास हो, बिंदु द्रव्यमान के लिए। दूसरा देखो सतत द्रव्यमान हो, और तीसरा द्रव्यमान जैसे मान लो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, बिंदु द्रव्यमान, सतत द्रव्यमान, और ऐसे होता है ना 2 द्रव्यमान जोड़ दिए, एक बॉडी दूसरा बॉडी, एक में से ये इतना टुकड़ा काट दिया तो द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। तो ऐसे अपने को करना है। तो ऐसे लगाओ 2 बिंदु द्रव्यमानों के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। 2 बिंदु द्रव्यमानों के लिए 2 बिंदु द्रव्यमानों के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब देखो 2 बिंदु द्रव्यमान, एक m1 है, एक m2 है। अब अपने को क्या पता है कहाँ पर स्थित है? तो इसके लिए आप लोग क्या करो, एक अपनी तरफ से आपको मानना है कोई भी एक निर्देश तंत्र मानो जिसका ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये क्या बनेगी? R1। यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगी? R2। ये आपने माना है। तो ये बिंदु तो आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन आप लोग सोचो यदि ये 2 ही कण हैं, क्या है? 2 ही कण है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हुई, और मैं इस दोनों को घुमाना चाहूँ, इन दोनों का द्रव्यमान देखना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे आएगा। जो बड़ा कण होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसके पास द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं वो द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे आ रहा है, दोनों के ठीक बीच में, या दोनों का द्रव्यमान बराबर ठीक बीच में आ जाएगा। जो भारी होगा उसके साइड में जाएगा। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? इस वाले का RCM। RCM द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु से स्थिति सदिश। ये आपने माना है द्रव्यमान केंद्र है, ये मान लिया। अब इसको अपन त्रिभुज नियम से ज़्यादा गोल गोल बात नहीं करते हुए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। इसको सीधा RCM का मान बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। क्या करोगे? ये क्या मान रखिए आपने? R1। ये क्या मान रखिए? R2। स्थिति सदिश है। R1 R2 क्या होता है? क्वेश्चन में R1 R2 दे देगा आपको, जैसे 2i + 3j + 4k कैप, R2 मान लो i + j + k कैप दे दिया। ठीक है? उस कंडीशन में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? ये R1 R2 दे देगा,
कहने का मतलब एक्स वाई जेड दे दिया, एक्स वाई जेड दे दिया, तो आप लोग आगे इसको सोल्व कर सकते हो ना, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो इस आरसीएम का मान आएगा, क्या बनेगा आरसीएम, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 बटा में M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश 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 डैश, जितने भी कण हैं, ये तो अपने दो कणों के लिए बात किए, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, याद रह जाएगा। अब उसके बाद आप लोग देखो, ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश आ गई। यदि एक्स सीएम, आर सीएम का मतलब वास्तव में क्या है, एक्स सीएम, वाई सीएम, जेड सीएम, यदि पिंड या बॉडी एक्स वाई जेड तीनों में हो तो उनके अनुसार एक्स में उसकी स्थिति क्या होगी, वाई में क्या होगी और जेड में, तीनों में चर्चा करनी पड़ेगी ना। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो इसको एक्स आर सीएम को एक्स सीएम आई केप, वाई सीएम जे केप और जेड सीएम के केप, ऐसे लिख सकता हूँ मैं आर सीएम को। बराबर में क्या लिखोगे आप लोग, बराबर में ये लिखा M1 R1 क्या लिखोगे, X1 आई केप, Y1 जे केप, Z1 के केप प्लस M2 X2 आई केप, Y2 जे केप और Z2 के केप आ जाएगा। बटा में देखो M1 प्लस M2 आएगा, आ गया। अब आई घटकों की तुलना करो तो यहाँ से एक्स सीएम क्या बनेगा आपके पास में, आई घटकों की, तो इधर तो बन गया एक्स सीएम, बराबर के चिन्ह से इधर से आगे ध्यान दो, M1 X1, आगे क्या बनेगा M2 X2, बटा में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, ऐसे कैसा वाई सीएम बन जाएगा क्या, उस साइड में जे के बराबर के चिन्ह से उधर, इधर क्या आएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 बटा में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, जेड सीएम क्या आएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 बटा में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। मेरा भाई नोट कर लो जल्दी से। बात समझ में आ गई ना। जब भी आपको दो बिंदु द्रव्यमान दे दे तो उनको क्या करोगे आप लोग, इस टाइप से आरसीएम निकाल लोगे। आरसीएम का मान क्या होगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, जितने भी कण हैं, और बटा में टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। एक्स सीएम क्या बनेगा M1 X1 प्लस M2 X2 बटा में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। ऐसे वाई सीएम लिख लो M1 Y1 प्लस M2 Y2 बटा में M1 प्लस M2। ऐसे जेड सीएम लिख लो M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M1 बटा में क्या जाएगा M1 प्लस M2। नोट कर लिया, याद रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, इसी में आप आगे चल के मिटाओ ये तो। उसके बाद ध्यान दो, यदि मान लो इस आरसीएम के निर्देश तंत्र अपन अपनी तरफ से मान ले, क्या मान ले, निर्देश तंत्र मान ले मूल बिंदु पर है स्थित। आरसीएम का मान ले मूल बिंदु पे, तो यदि यहाँ 0 लिखें तो 0 का यदि जीरो किया अपन ने तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये वाला पोर्शन किसके साथ होगा मल्टीप्लाई 0, तो M1R1 प्लस M2R2 बराबर 0। ये वाले डब्बे में नोट करो, एक छोटी सी लाइन लिख लो फटाफट। यदि द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु पर मान लिया जाए तो M1R1 प्लस M2R2 बराबर 0 होगा। लिख दिया। अब इसकी वास्तव में स्थिति क्या होगी, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। इसका मतलब यदि द्रव्यमान के अंदर ऐसा है तो एक कण इधर आ जाएगा और एक कण क्या आएगा इस साइड में आएगा ना, और अब भले ही वो बड़ा हो छोटा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो M1 के पास ये वाली दूरी क्या बोलोगे आप R1, ये वाली क्या बोलोगे R2।
ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है, एक M1 एक दूसरा किधर हो जाएगा M2 इधर, तो R1 और ये R2। कहने का मतलब एक साइड को यदि आप प्लस लिखोगे तो R2 को क्या लिखना पड़ेगा, निर्देश तंत्र से माइनस लिखना पड़ेगा ना। ऐसे ही सेम इधर R1 प्लस का तो इधर है माइनस का, कोई एक चीज़ प्लस तो दूसरी माइनस, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन द्रव्यमान के अंदर। यहाँ पे माइनस का साइन भी आ सकता है ना। इस लाइन का मीनिंग यही है, द्रव्यमान के अंदर बीच में आ गया या यहाँ पे आ गया, कण ये हो जाएंगे। तो M1 R1 माइनस M2 R2 बराबर क्या लिखोगे आप, 0। इसका मतलब आ गया M1 R1 बराबर आ जाएगा M2 R2। ये लाइन बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखो। इन दोनों से आप लोग क्या बना सकते हो, देखो M1 बटा M2, M1 बटा M2, ये जाएगा आपका R2 बटा R1, R2 बटा R1। अर्थात देखो उल्टा रहे ना, यदि द्रव्यमान के अंदर मान लिया जाए तो उस स्थिति में द्रव्यमान जो है वो 1 बटा R यानी बीच की दूरी या द्रव्यमान के अंदर से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती है। यदि द्रव्यमान के अंदर मूल बिंदु मान लिया जाए तो द्रव्यमान बीच की दूरी या केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो एक बार ये छोटा सा आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डब्बे को नोट कर लेना और अपने शब्दों में लिख लो। इसको आप क्या करो, अपने शब्दों में लिख लो। ध्यान में बात समझ में आ गई ना आपको, मैंने क्या लिखा है। नोट कर लिया। और डब्बे वाली लाइन के लिए नीचे लिखो आप लोग, नोट कर लिया, याद रह जाएगा। कुल मिला के आप लोग M1 बटा R या M1 बाई M2 R2 बटा R1 उल्टा आ जाएगा। ठीक है ना, ये शब्दों को ध्यान रखो। उसके बाद में आप लोग समझो इस बात को, और थोड़ा मैं बता देता हूँ डिटेल में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। मान लो दो बिंदु द्रव्यमान दे दिए, M1 और M2 दे दिया। क्या दे दिया, दो बिंदु द्रव्यमान दे दिया। दोनों के बीच की दूरी अपने को R पता चल गई। कहीं ना कहीं तो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, तो वो मान लेते हैं अपन द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, तो इसको बोल दिया मैंने R1, इसको बोल दिया R2। ठीक है, अब यदि आप लोगों को R2 निकालनी है, पता नहीं चल रहा R2 क्या है, तो मानोगे ये R2 है ये R1 है, तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, R2 मतलब M1 इंटू R दोनों के बीच की दूरी बटा में M1 प्लस M2। अब क्या लिखा मैंने, R2 पता करने के लिए कि M1 की दूरी कितनी है द्रव्यमान के अंदर से, इसका उल्टा इंटू दोनों के बीच की दूरी बटा में दोनों का योग। R1 क्या लिखेंगे इसी हिसाब से, R1 मतलब दूसरे वाला द्रव्यमान, M2 R बटा में M1 प्लस M2, यही आएगा ना। अभी आप लोगों ने लिखा है ना M1 R1 बराबर है M2 R2, चेक कर लो भले, R1 का मान रखो, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या। M1 क्या बताया, R1 क्या बताया था आपको, M1 R1 का वैल्यू रखोगे तो M2 R बटा में M1 प्लस M2, इस वाली साइड में रखो R2 रखो, M2 M1 R अपोन में क्या आया M1 प्लस M2, यही तो बात है। तो आप लोग ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखो R1 R2 के, बस ये वाला सिद्ध करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। क्या ध्यान दोगे आप लोग कि अब इस वाली स्थिति में आपको द्रव्यमान केंद्र मानना नहीं पड़ेगा। आपको पता है भाई दो बिंदु है, कहीं ना कहीं तो द्रव्यमान केंद्र होगा। बीच की दूरी यदि आपको दे रखी है तो फटाफट ये बता दोगे R2 और R1, R2 और R1। क्लियर। जैसे मैं इसको एक न्यूमेरिकल से समझा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे मानो एग्जाम्पल है उसके लिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई इस साइड में है 3 kg, इस साइड में है 4 kg, बीच की दूरी है 2 मीटर। ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं, चलने दो।
कहीं ना कहीं तो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, बीच में ही होगा। दो बिंदुओं के लिए तो बहुत आसान है। अब देखो ये दो बिंदु द्रव्यमान, इसको मान लिया अपन ने द्रव्यमान केंद्र। दो से आपको दूरी बताऊं r1 मान लो, 4 से इसकी दूरी बताऊं r2 मान लो। r1 कैसे निकालोगे बताओ? r1 निकालना है, 4 की साइड जाओ, 4, बीच की दूरी का गुणा करो 2, अपॉन में दोनों को जोड़ो, m1 प्लस m2, यही तो है। r1 की बात कर रहा हूँ मान लो, तो क्या जाएगा m2, दोनों के बीच की दूरी अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो 8/6, 4/3। जोड़ बाकी देख लेना आप लोग को, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो। उसके बाद देखो R2 मैंने ये वाली मानी है, तो इस वाली साइड में जाओ। इस वाली साइड में द्रव्यमान कितना है? 2, बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर, दोनों को जोड़ो, 2 और 4 है 6, तो 4/6 यानी 2/3। अब आपको क्या चाहिए? R1 का वैल्यू आ गया, R2 का वैल्यू आ गया, आगे ना ऐसे बता दोगे, सीधा सा है। तो जब भी कभी दो बिंदु द्रव्यमान दे रखे हों तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। नोट कर लो अपने शब्दों में फटाफट, एक क्वेश्चन टाइप में नोट कर लो। द्रव्यमान केंद्र से R1 और R2 कैसे ज्ञात करेंगे? समझ में आया आप लोगों को? मिटा दूं? मिटाऊं क्या? ठीक है। अब आप लोग देखो क्या ध्यान रखना है वास्तव में आप लोगों को वास्तव में इतना ही ध्यान रखना है कि द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या है। द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या है? RCM ध्यान हो गया, M1R1 प्लस M2R2 बटा में M1 प्लस M2। वापस रिवाइज करा रहा हूँ। यदि ये द्रव्यमान केंद्र 0 0 मान लिया आप लोगों ने, तो क्या बचेगा? M1R1 प्लस M2R2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? M1R1 बराबर M2R2। आप कहोगे माइनस का नहीं, अपन द्रव्यमान केंद्र ये मानेंगे ना, बीच वाला तो इधर प्लस का इधर है, माइनस का कोई न कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक तो दूसरी नेगेटिव, तब मैंने बराबर लिखा है। और उसके बाद में यदि केवल दो बिंदु द्रव्यमान दे रखे हो, केवल दो बिंदु द्रव्यमान दे रखे हो, बीच में कहीं ना कहीं या किसी साइड में भी होगा, तो M1 और M2 दे रखा होगा। इसको क्या लिखेंगे? R1, इसको क्या लिखेंगे? R2। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R। ये R1 निकालना हो तो आप लोग क्या फॉर्मूला लिख लोगे? R1 निकालना है तो आप लोग ये लिखोगे M2 R बटा में M1 प्लस M2। यदि R2 निकालना है आप लोगों को तो M1 R बटा में M1 प्लस M2 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चर्चा कर ली। अब मैं 2-4 न्यूमेरिकल बताता हूँ, आप लोग फटाफट इसका आंसर देना। याद हो गया सारा मामला? देखो 4 बिंदु द्रव्यमान दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे आपको रेखा खींच के दे दी। इस पे एक M1 रखा है, इस पे आपको एक M रखा है, इस पे भी M रखा है, इस पे भी M रखा है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु मत ले आप, साइड में ले इसको, फिर कोई आप डिफरेंस नहीं बचेगा ना। चारों द्रव्यमान है तो यही आएगा। इस साइड से कर लेते हैं अपन। ये मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो ये यहाँ से बीच की दूरी ये है, ये भी दूरी ये है। आपको पूछा है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश क्या होगी, इस वाले कंडीशन में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश क्या होगी। तो आप जो भी पॉइंट आपको दे रखे हैं सबसे पहले उनके क्या निकालो? निर्देशांक निकालो। कैसे करें? इसको क्या बोल दें? 0 0। इसको क्या बोले? एक्स एक्स पर है ना, तो ए और ए 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसको क्या बोलोगे आप? एक्स भी ए, वाई भी ए, तो ए ए। तीसरा क्या जाएगा? इसका x तो 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ऐसे निकाल लिए। अब इन सब का द्रव्यमान केंद्र यदि आप लोग सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ, तो क्या इस लाइन पर ही आएगा और ठीक बीच में ही आएगा? चारों द्रव्यमान बराबर हैं, इन दोनों का कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। इन दोनों का कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। मतलब इन दोनों को ये लाइन मिला रही है, तो इसके ठीक बीच में आएगा। तो यदि ठीक बीच की बात करें तो डायग्राम को देख के बताने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये कितना है? a, तो ये बीच वाला क्या हो? a/2।
ये कितना है पूरा ए, इसका बीच वाला पॉइंट कितना होगा a/2। द्रव्यमान के अंदर क्या आएगा a/2 a/2। ये डायग्राम को देखते ही बता दोगे आप लोग। किसको देखते बता दोगे? डायग्राम की स्थिति देखिए और बता दोगे। मान लो ये द्रव्यमान अलग अलग होता तो भी बता सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपने बेसिक फॉर्मूले से करते हैं। एक्स और वाई तल में है ना, कौन से में है? एक्स और वाई में है। तो अपने को एक तो चाहिए XCM। XCM क्या बनेगा? M1 पहला, X1 M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 बटा में चारों का योग। तो यहाँ पे देखो ये M है, इसका X1 कितना है 0 प्लस ये M, इसका X कितना X2 A प्लस इसका M, इसका X1 A प्लस M, इसका X 0। क्या मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है? नीचे चारों का योग M M M M, तो कितना M हो गया 4M। यहाँ से आप लोग देखो ये 0 MA MA ये 0 2MA बट्टा में कितना आया 4M आ गया। M से M कट गया, 2 से 4 कट गया। क्या बताया था आपको XX a/2। क्लियर? समझ में आ गई बात? ऐसे ही देखो YCM। YCM क्या बनेगा फटाफट बता सकते हो? हाँ आप लोग M 0 प्लस M 0 प्लस आगे वाला लाइन है M A प्लस M A चौथे वाला, चारों का योग 4M लिख दूं सीधा। ये दोनों शुरू के 0 हो गए तो YCM क्या बनेगा 2MA बटा में 4M कट गया, क्या बचा a/2। क्या आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी द्रव्यमान केंद्र को जानने के लिए? सिर्फ स्थिति देखिए और बता दोगे। ठीक है, ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन नोट मत करना, दूसरा क्वेश्चन नोट करो। अब मैं लिख देता हूँ 2M, ये है आपका 3M, ये है आपका 4M। क्या द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र बिंदु क्या होगा? ये नोट नहीं करना है आप लोगों को क्वेश्चन। दूसरा नोट कर लो, ये दूरी ये ही दे रखी है आपको, ये भी दूरी ये दे रखी है। ये देखो पहला कण है M, ये 2M, ये 3M, ये 4M। तो फटाफट आप लोग XCM और YCM का वैल्यू बता दो। फटाफट XCM और YCM का वैल्यू बता दीजिए। चलो निर्देशांतर आप मेरे ही काम में ले लो, मैंने बनाए हैं। ऐसी स्थिति आपको दे दी है, फटाफट बताओगे XCM YCM क्या बनेगा? बता सकते हो ना आराम से? तो यदि आप लोग आराम से बता सकते हो तो दिक्कत कहाँ है? देखो मैं आप लोगों ने मैच कर लेना। XCM क्या बनेगा? पहला M किस पे है 0 पे है, मैच करना आप लोग। दूसरा 2M द्रव्यमान है, किस X कितना है A है ना, प्लस तीसरा 3M है, X कितना है A है, चौथा 4M है, X कितना है 0 है। चारों को जोड़ो XCM में, क्या करते हैं चारों को जोड़ दें, ये 0 या 2MA 3MA ये 0, तो कितना आ गया देखो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये बना आपका 5MA बनेगा ना। नीचे चारों को जोड़ोगे तो देखो M 2M 3M 4M, तो ये 7 और 9 और 10M आ जाएगा। तो XCM क्या बनेगा, M उड़ गया तो a/2 सही लिखा है कि मैंने? कैलकुलेशन देख लेना। M 0 2M A पर, 3M A पर, 4M 0 पे, तो ये तो 0 हो ही गया। ये कितना 2 और 3 है 5। आप लोगों का भी a/2 आया था क्या? मैच करो। YCM देखो, YCM देखें M Y1 0, 2M Y कितना 0 प्लस 3M इंटू A प्लस
4m ए अपोन में क्या जाएगा m 2m, ये 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10, टोटल द्रव्यमान ये आया। ये दोनों शुरू के 0 तो ये कितना हो गया 7m ए बटा में 10m, m से m कैंसिल, सो 7 बटा 10 ए, ये YCM का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आ गया? YCM का वैल्यू आ गया। आ जाएगा ऐसे, YCM का वैल्यू आएगा ना। तो अब देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ वापस डायग्राम से कैसे देखना है। अब द्रव्यमान अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इधर देखो 1m और 4m, कितने m हुए 5, इधर कितने 5। क्या इनका द्रव्यमान केंद्र इधर भी 5 द्रव्यमान है, इधर भी 5 द्रव्यमान है, इसी लाइन पे आएगा? तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a/2 ही होगा। अब y का पता नहीं चल रहा, लेकिन नीचे ध्यान दो कितना है 3m है, ऊपर कितना है 7m है। तो ज़्यादा कौन सा 7 वाला है 3 वाला? 7 वाला। तो ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। वह कहने का मतलब बीच में नहीं आएगा एकदम से, लेकिन थोड़ा ऊपर आएगा। यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 और y हो गया कितना आया था 7/10 ए। आप ऐसे देख के भी ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो, डायग्राम देख के। तो फटाफट नोट कर लो जल्दी से, ज़्यादा टाइम मत खराब करो। नोट कर लिया? आगे चलें, आगे चलते हैं। एक आप छोटा सा क्वेश्चन मेरे को बता दो, आप लोग छोटा सा बताना है। मिटाओ इसको। तो देखो जितना जल्दी अच्छा और जितना फास्ट समझोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। समझ में तो आ रहा है ना? एक ऐसे त्रिभुज आकृति दे दी, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है। बोलो निर्देशांक देऊँ अपने आप निकाल लोगे? ये a डिस्टेंस मैंने दे दिया आपको, निकाल सकते हो क्या? आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसका द्रव्यमान केंद्र बताना है। पहले तो मैं आपको कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। इसका द्रव्यमान केंद्र कितना होगा? द्रव्यमान केंद्र कितना होगा? इस पॉइंट पे जाओ। ये कहाँ पे है? 0 0 पे। ये कहाँ पे है? A0 पे। ये कौन बताएगा? ये ठीक बीच में a/2 लाइन होगी ना, a/2। आगे वाला कितना जाएगा? यदि ये y निकालनी है अपने को, y कोऑर्डिनेट, तो आप लोग समकोण त्रिभुज में ये 60, ये 30। क्या आप मेरे को ये दूरी बता सकते हो? √3 ये आता है, मैं आपको बता देता हूँ निकाल के। ये दूरी आराम से निकाल सकते हो आप लोग। ये पूरी कितनी a/2 है? आधी पूरी तो a, आधी कितनी a/2। ये a है, कर्ण भी है, यहाँ पे 30 डिग्री भी है। ठीक है, तो आराम से आप लोग ये निकालोगे तो कितनी आएगी? √3/a। क्यों? आप लोग देखो, यदि साइन है, साइन लगा दूँगा 30, साइन 30 में क्या जाएगा? अपने को ये निकालनी है ना, tan 30 लगाना पड़ेगा। tan 30 डिग्री, सामने वाला a/2 लंब बटा में क्या पूछा है आप लोगों को? लंब बटा आधार पूछा है ना, तो आधार a लिख देते हैं। तो यदि a/2 और ये tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो √3 इधर आ जाएगा, a इधर आ गया। आराम से निकाल सकते हो ना। ये कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दी, निर्देशांक मैंने आपको बता दी। द्रव्यमान केंद्र बताओ कहाँ पर आएगा? फटाफट बताओ, द्रव्यमान केंद्र कौन सी स्थिति पर आएगा? द्रव्यमान केंद्र कौन सी स्थिति पर आएगा? चलो आप लोग जो भी सोच रहे हो मैच करना।
मेरे को ये बताओ इस लाइन के ऊपर होगा कि नहीं होगा द्रव्यमान केंद्र? इसी लाइन के ऊपर होगा। क्यों? ये भी एम, तो यदि ये दो कण होते तो ठीक बीच में, यहाँ था बीच में a/2 पे, लेकिन ये तीसरा कण भी है तो कुछ ऊपर विस्थापित होगा, लेकिन जाएगा तो इसी लाइन के राउंड आप इसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा सकते हो ना आराम से। कहाँ दिक्कत है? घूम जाएगा आराम से। तो उस कंडीशन में फटाफट देखो, एम XCM तो मैं आपको बता देता हूँ a/2 ही आएगा, चेक कर लो भले आप। XCM m × 0 प्लस ये m × a, और तीसरा क्या आया? m a/2, m × a/2 आ जाएगा। बट्टा में तीनों को जोड़ोगे तो कितना m हो गया? m 3m हो गया ना। तो XCM क्या बना? ये पहला तो 0 हो गया, दूसरा कितना है अपना ma, और ये आधा ma, तो कितना हो गया? 3/2 ma ऊपर बन गया, नीचे कितना है? 3 है, 3m। क्या 3m उड़ा दे? XCM कितना जाएगा? a/2, यही तो बताया था आपको XCM। YCM चेक करो कितना है आप लोगों का? YCM अपना आ जाएगा m0, इसको लिखूँ या रहने दूँ? लिख देता हूँ आप लोगों को 0। दूसरा देखो m0, तीसरा देखो आप लोग m√3a, नीचे कितना आ गया? 3m आ गया। ये पार्ट 0 हो गए दोनों, सिर्फ y वाले में जाना है। तो YCM आपका बन जाएगा √3a/2 आ गया, m से मुड़ गया, ये m काट दूँ, नीचे 3 बच गया ना, 3 को आप लोग काटो तो a/2√3 बच जाएगा। तो YCM का मान क्या आ जाएगा? a/2√3। क्या ये आया था? ये x और y यहाँ से कई पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा क्या जाएगा? a/2, और ये आ गया a/2√3। ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ जाएगी। ये द्रव्यमान केंद्र है बिंदु मास के लिए। किसके लिए? बिंदु मास के लिए। क्या द्रव्यमान केंद्र निकाल लोगे क्या? समझ में आया क्या आप लोगों को? ये किसके लिए? बिंदु मास के लिए, सिर्फ बिंदु मास के लिए है। द्रव्यमान केंद्र किसके लिए है? बिंदु मास के लिए। मिटा दो इसको, साफ करें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप लोग आगे बढ़ के क्या करोगे? ये रही। अब 2 नंबर आता है सतत। चलो द्रव्यमान केंद्र के बारे में 2-3 बातें नोट कर लो। सतत वाला न्यूमेरिकल वाइज सारा आपको कल करा देंगे। आप लोग ऐसे करो, ऐसे लिखना है, 2-3 लाइनें लिखो। क्या द्रव्यमान केंद्र सबका होना आवश्यक है? द्रव्यमान केंद्र क्या सभी पिंड का होगा? जरूरी है क्या ये चीज़? द्रव्यमान केंद्र, पहले मान लो ये कोई रिंग है, वल्ले है, इसका द्रव्यमान केंद्र ठीक हो बीच में ही होगा ना। यदि आकृति सममित है, आकृति क्या है? सममित है, तो उनका द्रव्यमान केंद्र ठीक बीच में होता है। गोल आ गया और कुछ आ गया, पत्थर वत्थर आ गया, यदि आकृति सममित है उनका ठीक बीच में हो जाएगा। जैसे अभी आपने स्क्वायर किया था ना, वर्ग के ठीक बीच में आया था, तो सममितता के कारण बीच में हो जाएगा। लेकिन क्या द्रव्यमान केंद्र होना आवश्यक है क्या? सबका द्रव्यमान केंद्र होना कोई आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्या पता आकृति कैसी हो, आकृति कैसी हो। आकृति कैसी होने का मतलब क्या हुआ? पत्थर देखा है, मान लो ऐसा कोई पत्थर है, ऐसे नीचे से ऐसे, ऊपर से यूं यूं, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ? उसको आप कहीं भी अंगुली करना वो नहीं घूमेगा। नहीं घूमने का मतलब क्या हुआ? उसका द्रव्यमान केंद्र आपको नहीं मिलेगा। क्या द्रव्यमान केंद्र अंदर या बाहर ही होगा? द्रव्यमान केंद्र अंदर या बाहर ही होगा क्या? वो भी पता नहीं, वो आकृति की सममितता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे? कुल मिलाकर लिख लो 4 बातें कि द्रव्यमान केंद्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
द्रव्यमान केंद्र, पहली बात लिखो, द्रव्यमान केंद्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र अंदर हो सकता है और द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये द्रव्यमान केंद्र के बारे में आपने बातें कर ली। बाकी बातें अपन कर रहे हैं कल। ठीक है, और कल आपको सतत द्रव्यमान वितरित पिंडों के लिए क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके।